नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, सांसद श्रीकांत शिंदे जो कि सुपुत्र भी हैं एकनाथ शिंदे के, उनके एक बयान पर संजय राउत ने एक तगड़ा जवाब दिया है। अभी क्या है ये मामला उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने गुरुवार को यानी 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ जो संशोधन विधेयक जो लाया उस पे सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। एक और जहां विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद जो श्रीकांत शिंदे हैं, जो एकनाथ शिंदे के सुपुत्र भी हैं, उन्होंने सदन में बताया कि ये बिल क्यों जरूरी है। वहीं अब श्रीकांत शिंदे के बयान पर शिवसेना यूबीटी पक्ष के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बिल अभी चर्चा में नहीं आया है, अभी ये बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आया है, इसलिए हम भागेंगे नहीं, हम अपनी बात रखेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक तरीके से जमीन को लेकर के घोटाला हुआ एक तरीके से, वो तो अयोध्या में हुआ है, जबकि केदारनाथ में 500 किलो सोना गायब हुआ है। हम उस पर भी बात करेंगे, किसने कितनी जमीन ली है और उस जमीन पर किन उद्योगपति जो है उन्होंने क्या क्या कुछ खड़े किए हैं अपने, ये सब चर्चा में आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये बिल कब आए, क्योंकि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इस बिल को लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वक्फ की जमीन को लेकर के पूरे देश में 85,000 यानी 85,000 मुकदमे चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि 165 से ज्यादा केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को वक्फ की जमीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल नहीं चाहिए, बल्कि ये लोग वोट बैंक जो है उसको खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत यहीं नहीं रुके, अब ये मामले के बाद आगे भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन सुप्रिया सुले जो है वो क्या कुछ कह रही हैं। सुप्रिया सुले जो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक लाया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद इसे पेश किया जाना चाहिए। अब बता दें कि जो समाचार एजेंसी है एएनआई में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने अभी देखा नहीं है और हम उनको कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें या फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजें, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सीधे बिल नहीं ला सकते। देश में जवाबदेही के खिलाफ कोई नहीं है, इस देश को ईमानदार लोगों ने बनाया है। मुद्दा ये है कि इस विधेयक को जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, इस पर चर्चा हो, हम सभी को समय चाहिए। ये बात जो है सुप्रिया सुले कहती नजर आई। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि बिना किसी सलाह के एजेंडा पुश नहीं किया जाए। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि हमें सरकार के जरिए बिल के बारे में मालूम नहीं चला, बल्कि मीडिया के जरिए हमें इस संबंध में पता लगा। क्या ये सरकार के काम करने का नया तरीका है? ये संसद और सांसदों का अपमान है। ये बात जो है सुप्रिया सुले कहती नजर आई। आपको बता दें कि इसके अलावा ये जो बातें हुई हैं, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है जिसको लेकर के चर्चा महाराष्ट्र में गर्म है, वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। अब सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कई तरह के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, इसके तहत जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के वक्फ बोर्डों में एक मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा कि वह जांच कर सके कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी जमीन की है। किसी विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि कलेक्टर फैसला करेंगे। इस तरह कुछ और पहले जब विवाद होता था तो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरफेयर करता था। तो कई तरह की ऐसी बातें जो है वो इस विधेयक में है। अब देखना होगा कि अभी जब इस पर चर्चा होगी तो क्या कुछ आगे चर्चा में निकल कर सामने आता है। पहले मैं बात कर रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के, कि दूसरी जो बड़ी महाराष्ट्र में खबर चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ जो है वो निकल के सामने आ रहा है। वहीं दिल्ली में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक को लेकर के संजय राउत ने कहा है कि हम ऐसे गठबंधन में हैं जिसमें 3 पार्टी है और उसका अलायंस दिल्ली में है। हम रिश्ता कायम रखने के लिए मिल रहे हैं। हमारी मीटिंग में राजनीति की बातें कम हुई हैं और पारिवारिक चर्चा ज्यादा हुई है। महाविकास अघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली जाकर उनसे मिलें। वहीं सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर
कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। उसी को टिकट मिले जिसके जीतने की गारंटी है और लोगों की भावना है, और हमें उन्हें, जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा, वैसे हमें किसी सरकार को भगाना नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम उन्हें भगाएं, लेकिन हम उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से हटाएंगे। ये तमाम बातें जो है संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं, वो उद्धव ठाकरे, वो 3 दिन के जो है दिल्ली दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं से मुलाकात की है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महाविकास अघाड़ी यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई है, और इस बैठक के बारे में जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रोड मैप जो है वो तय कर लिया गया है। ये तमाम बातें जो है सामने निकाल के सामने आ रही हैं, यानी कि दिल्ली में जो बैठक चल रही है, जहां पर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता वहां मौजूद है, वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरा रोड मैप स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है। और इसीलिए जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र लौटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ आपको बदला हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो कैंपेन के लेवल पे हो या फिर एक दूसरे पर पार्टी पार्टी जो हमला करती है, नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं, चाहे वो जुबानी जंग की बात क्यों ना करें, कुछ न कुछ आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो बातें हैं ये टोटल अभी तक ये कही गई हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए गठबंधन में इस बार 2 बड़े नेता जो हैं, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये दोनों ही नेता जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़े फैक्टर साबित होने वाले हैं। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो, हालांकि उन्होंने उम्मीद जता रखी थी कि कम से कम 28 से 30 सीटें वो लेके जाएंगे, कह रहे थे, लेकिन जो महायुति है, जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो 40 पार के होप लगा के रखे थे। लेकिन जो कुछ भी लोकसभा चुनाव में हुआ है महाराष्ट्र में, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पे सीट गवा बैठेगी महायुति एनडीए महाराष्ट्र में, और एनडीए को बढ़त मिलेगा। इसी को देखते हुए जो एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, और इस बार उन्हें पूरा ये यकीन है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत जो है वो एनडीए गठबंधन की ही होगी। और ये जो तैयारी है उसी को लेकर के है, और शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हैं, सभी दिल्ली में हैं, और जो कांग्रेस जो मुख्य दल है, जो राष्ट्रीय दल है महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़ा है, उनकी ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, जिस तरीके से बीच में खबर निकली थी कि कुछ राष्ट्रीय दल के नेता, जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं और चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज को लेकर के भी जो है ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। तो अब देखना होगा कि जब उद्धव ठाकरे वापस महाराष्ट्र लौटते हैं और यहाँ पर जब यूपीटी पक्ष की मीटिंग होगी, बातचीत होगी, यहाँ के नेताओं को जब कार्यभार सौंपा जाएगा और स्ट्रेटेजी के तहत जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो क्या कुछ जो है वो दशा दिशा तय करेगा, और क्या कुछ हुआ है वहां पे उसका पूरा अंदाजा जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।